नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां हम समझेंगे कि भारत का भूगोल सिर्फ नक्शों पर बनी लकीरें नहीं बल्कि एक जीती जागती कहानी है। अच्छा, कुछ सवालों से शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या कभी दिमाग में आया है कि भारत की नदियां एक खास दिशा में ही क्यों बहती हैं? और दूसरा सवाल, आखिर वो कौन सी ताकत है जो ये तय करती है कि मानसून की बारिश कहाँ पर होगी और कहाँ नहीं? और आखिर में ऐसा क्यों है कि देश के कुछ हिस्से तो घने जंगलों से ढके हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ हिस्से सूखे रेगिस्तान हैं? तो इन तीनों इतने दिलचस्प सवालों का जवाब सिर्फ एक है, भारत के पर्वत और पठार। यही वो असल किरदार हैं जो हमारे देश की पूरी कहानी लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इन किरदारों की कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। सबसे पहले कुछ बिल्कुल बेसिक बातें। देखिए, तीन बहुत ही आसान से शब्द हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला है पर्वत, जिसका बेस चौड़ा होता है और चोटी नुकीली। फिर आता है पठार, जो ऊपर से एकदम फ्लैट होता है, मान लीजिए जैसे किसी पहाड़ को ऊपर से काट दिया गया हो। और आखिर में पहाड़ियां, जो असल में पर्वतों का ही छोटा रूप होती हैं। और इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। पर्वत को समझ लीजिए बड़ा भाई और पहाड़ी को छोटा भाई, बस इतना ही आसान है। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के दो मुख्य किरदारों से, भारत की सबसे पुरानी और सबसे जवान पर्वत श्रृंखलाएं। एक तरफ है अरावली, भारत का प्राचीन प्रहरी जो करोड़ों सालों से चुपचाप खड़ा है। और दूसरी तरफ है हिमालय, एक युवा और विशाल पर्वत जो आज भी बड़ा हो रहा है। अरावली की उम्र सच में चौंकाने वाली है। ये लगभग 57 करोड़ साल पुरानी है। सोचिए, वक्त के साथ ये इतनी घिस चुकी है कि आज ये थार के रेगिस्तान को पूरे उत्तर भारत में फैलने से रोकने वाली एक दीवार की तरह काम करती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो 1722 मीटर ऊंची है। ये ऊंचाई ही हमें बताती है कि करोड़ों सालों में ये पर्वत श्रृंखला कितनी घिस चुकी है। और अब बात करते हैं हिमालय की। ये दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और ये आज भी इसी वक्त और ऊंची हो रही है। दुनिया की छत माउंट एवरेस्ट यहीं पर है। और सबसे जरूरी बात, ये भारत के मॉनसून और हमारी जीवन देने वाली नदियों का मेन सोर्स है। चलिए अब भारत के दिल में चलते हैं और यहाँ की अनोखी भूगर्भिक बनावट को याद रखने की एक मजेदार ट्रिक सीखते हैं। यहाँ हमें मिलता है VNST सैंडविच फॉर्मूला। ये मध्य भारत की परतों वाली ज्योग्राफी को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। V से विंध्याचल, फिर N से नर्मदा, फिर S से सतपुड़ा और आखिर में T से ताप्ती। एक के ऊपर एक, बिल्कुल एक सैंडविच की तरह। और यहीं पर नर्मदा नदी का एक राज छिपा है। देखिए, ज्यादातर नदियां हजारों साल लगाकर अपनी घाटी खुद काटती हैं, लेकिन नर्मदा एक पहले से बनी हुई दरार में बहती है जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं। ये दरार तब बनी जब जमीन का एक बड़ा टुकड़ा नीचे धंस गया था। हमारे इस जियोलॉजिकल सैंडविच की एक बहुत ही जरूरी परत है सतपुड़ा श्रृंखला, जो 3 हिस्सों में बटी है, राजपीपला, महादेव और मेकल। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और हाँ, यही अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी निकलती है। चलिए अब जरा तटों की ओर यात्रा करते हैं और भारत के मानसून के द्वारपाल यानी गेटकीपर से मिलते हैं। भारत के मौसम को बनाने में पश्चिमी और पूर्वी घाट की भूमिकाएं एकदम अलग-अलग हैं। पश्चिमी घाट एक सीधी लगातार चलने वाली दीवार की तरह है जो मॉनसूनी हवाओं को रोककर जबरदस्त बारिश कराता है। वहीं पूर्वी घाट टूटा फूटा है, जिससे नदियों ने समुद्र तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता खुद बना लिया है। चलिए अब 2 छोटे लेकिन बहुत यादगार स्टॉप्स लेते हैं। पहला, गुजरात की गिर पहाड़ियां जो एशियाई शेरों का दुनिया में अकेला घर है। और दूसरा, महाराष्ट्र की अजंता श्रृंखला, जहां भूगोल और इतिहास का एक अद्भुत संगम होता है, प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाओं में। चलिए अब अपनी इस यात्रा को दक्षिण और उत्तर पूर्व के अद्भुत नज़ारों और द्वीपों की ओर लेकर चलते हैं। हमारी यात्रा अब दक्षिण में पहुंचती है, जहां नीलगिरी की डोडा बेटा और अन्नामलाई की अन्नामुडी चोटियां आसमान को छूती हैं। और अन्नामुडी पूरे दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। यहीं केरल में इलायची की पहाड़ियां हैं, जिनकी खुशबू दुनिया भर के मसालों में बसती है। समुद्र के पार अंडमान में सैडल पीक पहरा देती है। और उत्तर पूर्व, वहां का तो मौसम ही एक कहानी है।
इसका राज है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों में, जो एक के बाद एक लाइन में खड़ी हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश को अपनी ओर खींच लेती हैं। इनके साथ ही नागा, मीजो और मिश्मी हिल्स इस खूबसूरत इलाके को पूरा करते हैं। तो सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि ये पहाड़ सिर्फ कहाँ हैं, बल्कि ये कि ये भारत के लिए करते क्या हैं। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर ये पर्वत श्रृंखलाएं होती ही नहीं तो क्या होता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन भौगोलिक आकृतियों के जबरदस्त असर पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। अगर ये पहाड़ न होते तो इसके नतीजे बहुत ही नाटकीय होते। अरावली के बिना रेगिस्तान उत्तर भारत तक फैल जाता, हिमालय के बिना मानसून की बारिश ही नहीं होती, नदियों का रास्ता कुछ और होता और शायद हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति भी पूरी तरह से अलग होती। और अंत में ये एक बहुत गहरी बात जो इस पूरी चर्चा का सार है, इंसान ने बेशक इतिहास लिखा है, लेकिन उस इतिहास के होने का जो स्टेज था वो हमेशा से भूगोल ने ही तैयार किया है। ये एक ऐसी सोच है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखने के लिए प्रेरित करती है।